महिला सुरक्षा हेल्पलाइन शुरू किया था आपने, और उसका प्रभाव क्या है अभी? ये जिला प्रशासन हाँ। की तरफ से, सरकारों की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से ये हमेशा एक ड्राइव चलते रहता है। महिलाओं की सुरक्षा हम लोगों के लिए अहम है, क्योंकि वो सोसाइटी की मेन जो है धारा से आजकल धीरे धीरे करके जुड़ रही हैं। आज हर जगह आपको महिला दिखेगी, कोई भी फील्ड हो, कोई भी काम हो, उसमें महिला आपको दिखेगी ही दिखेगी। लेकिन कहीं कहीं सेफ्टी फील नहीं कर पाती। सेफ्टी जो है ये बहुत बड़ा कंसर्न है, इसीलिए महिला सेफ्टी और उस पर जागरूकता के कैंप्स, इसके ट्रेनिंग और इसका ये चलते रहता है। लेकिन हाँ सर, वुमेन सेल्फ डिफेंस या अवेयरनेस वर्कशॉप कितने कॉलेज स्कूल में हुए? ये तो सिर्फ पोस्टर पर ही लगा हुआ है। नहीं, ये आपका कहना गलत है। अभी देखिएगा कि थोड़ा डीएमएफटी से भी हम लोगों ने लिखा है कि डीएमएफटी के मद से हर जगह पर और हर ये स्कूलों में भी और हर जहाँ पर महिला सेंट्रिक जहाँ जगह है वहाँ पर इसको जो है पालन करवाया जाए, इसको लागू किया जाए, ताकि महिलाएं अपने सुरक्षा के प्रति जागरूक भी हो सके और ट्रेंड भी हो सके। हाँ सर, बहुत मस्त चीज़ है। एक और ट्रेंडिंग चीज़ अभी चल रहा है ड्रग्स रिलेटेड, नशा। सर, शहरों में यंगस्टर का नशा काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, क्या इसके लिए कोई जागरूकता? देखिए, आज के दिन में हजारीबाग ही नहीं, पूरे झारखंड के लिए नशा सबसे बड़ा शराब के रूप में है। पहले यहाँ से जो है अफीम की खेती होती थी, उसको बाहर ले जाया जाता था। धीरे धीरे समय के साथ ये बढ़ा, अब यहाँ पर इसका ब्राउन शुगर भी बनाया जा रहा है, ब्राउन शुगर बनाया जा रहा है, केसेस काफ़ी आ रहे हैं। कोकेन भी इसमें जो है लोग जो है इसका सेवन कर रहे हैं, और ये एकदम रैम्पेंटली समाज में रैम्पेंट तरीके से फैल रहा है। सरकार अभी कुछ थोड़े दिन पहले से जागरूक हुई है। अभी आप देखे होंगे कि नए एसपी साहब जब से आए हैं तब से कुछ कुछ प्रयास कर रहे हैं, उसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। लेकिन जरूरत है टोटल क्लैम्प डाउन का। बिल्कुल सर। कि पूरी तरह से इस नशे के कारोबार पर रोक लगे। नशा का कोई भी सामग्री जो है, राइट फ्रॉम उत्पादन से लेकर के, मतलब कृषि से लेकर के ऊपर तक, अगर नशे से रिलेटेड कोई चीज़ आप उगा रहे हो, कोई चीज़ आप बना रहे हो, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, और इसका वकालत हम लोग पुरजोर तरीके से करते हैं। सर, टूरिज्म रिलेटेड कुछ सवाल हैं। सूरजकुंड और कन्हरी पहाड़ को टूरिज्म हब बनाने की बात कही थी आपने, देखिए इसका क्या स्टेटस है सर? देखिए, कन्हरी पहाड़ में तो टूरिज्म को लेकर के जो बातें हुई थी उसका बहुत कुछ वहाँ पर हुआ। अभी आप जाएंगे तो जो ऊपर चढ़ने का जो सीढ़ी है, एक पार्क नया बना है, एक तालाब का जिम्मेदार हुआ है वहाँ पे, जो एक वातावरण जो है वहाँ का, उसको भी ठीक ठाक किया गया है। लोग वॉकिंग वगैरह के लिए भी अभी जा रहे हैं। वहाँ 10 करोड़ का फंड एलोकेट हुआ था। लेकिन आपको एक बात समझने की जरूरत है कि टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए लॉ एंड ऑर्डर का होना सबसे पहला प्रायोरिटी है। आप बहुत खूबसूरत जगह बना लीजिए, भगवान ने आपको बहुत खूबसूरत राज्य बनाया हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई नहीं जाएगा देखने के लिए जब तक कि वो सुरक्षित महसूस नहीं करे। आज झारखंड में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, उस लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर के ना तो यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है और ना ही यहाँ पर टूरिज्म का विकास हो सकता है। तो सबसे पहले जरूरत है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया जाए, और उसके बाद प्रयास किया जाए कि लॉ एंड ऑर्डर के बाद जो है इन सब चीज़ों को, इंडस्ट्रियलाइजेशन को, कि आए उद्योगपति अपना उद्योग यहाँ लगाएं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार मिले, टूरिज्म बढ़े, लोग बाहर से भी आए, लोकल टूरिस्ट भी निकले, बाहर के टूरिस्ट भी निकले। आज आपको जान के आश्चर्य होगा कि झारखंड में जो 3 करोड़ टूरिस्ट आते हैं, उनमें से 90% लोग, बल्कि 95% लोग केवल रिलीजियस टूरिज्म के लिए आते हैं। जो धार्मिक स्थल हैं, जिनकी मान्यताएं हैं, जैसे देवघर की मान्यता है, आपको यहाँ पर रजरप्पा मंदिर का है, आपको माँ भद्रकाली का है, ये मैं हजारीबाग की बात की, इसी प्रकार के सब जगह पर है। तो वो धार्मिक टूरिज्म को लेकर के यहाँ का 95 से 98% टूरिज्म बेस्ड है, धर्म के आधार पर।
2% ही ऐसा टूरिज्म होगा, 2 से 5% जो लोग कहीं बाहर से आते होंगे। अब धीरे धीरे करके वो भी समाप्त तो हो रहा है। तो जरूरत है तो इस चीज को स्टेट गवर्नमेंट को कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक करे और उसके बाद इन सब चीजों पर बात हम लोग आगे करना शुरू करें। प्रमोट करना बहुत जरूरी है। सर सीसीएल में लोकल यूथ को प्रेफरेंस देने की बात हुई थी, क्या कोई कोटा फिक्स हुआ? देखिए सीसीएल में जो नौकरी का क्राइटेरिया है वो 2 एकड़ जमीन जिसका जाता है उसी को नौकरी मिलता है, उसका या 2 सिंडिकेशन करके मिलता है। तो ये जो बाहर का नौकरी का प्रश्न है ये अब नहीं है, कोटा फिक्स करने की जरूरत नहीं है। जो लैंड लूजर है उनको नौकरी का ऑलरेडी प्रावधान है वहाँ पे और उसी के अनुरूप में मिलता भी है। जो लोकल के गांव वाले हैं उनका मिलता है केवल इंजीनियरिंग लेवल पर। चूंकि हम एक संघीय ढांचा को फॉलो करते हैं तो इसलिए इंजीनियरिंग लेवल पर जो लोग अगर बाहर से कुछ लोग आए तो आए, नहीं तो अधिकांश लोकल जॉब है। ये पुराने समय के तरीके का अब नहीं रह गया कि जहाँ की अधिकांश लोग बाहर से आते थे। पर सर क्या ये सबकी तो 2 एकड़ जमीन नहीं होती है, पर इसमें कुछ व्यवस्था हो सकती है जिसकी 2 एकड़ से कम है उन लोग को जॉब प्रोवाइड मिल सकता है? देखिए ये क्या होता है कि लोकल लेवल पर लोग आपस में टाई अप करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग 4 लोग हैं, 4 लोग अगर मिल करके अगर 1 एकड़ जमीन है, 2 एकड़ जमीन अगर हम लोग का होता है तो चारों लोग मिल करके उसको अपना कोई स्कीम बना करके अपना अपना इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके इसमें लेते हैं। लेकिन वो 2 एकड़ से कम कोई समाधान नहीं है? नहीं, 2 एकड़ से कम में जो है वो अभी तक कोई नियम जो है 2 एकड़ से कम का नहीं है। क्या हजारीबाग में कोई स्टार्टअप सपोर्ट जोन है या फिर आगे इन फ्यूचर आप प्लान कर रहे हैं कुछ स्टार्टअप जोन हब के लिए? देखिए ये रीजनल लेवल पर नहीं होता है, ये राज्य और देश के लेवल पर होता है। स्टार्टअप का सपोर्ट जो है नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के लेवल पे कर रहे हैं। देश में कहीं पर भी अगर स्टार्टअप है वो अपने आप को रजिस्टर करता है। अभी हमने हाल ही में अखबार में पढ़ा था कि किसी स्टार्टअप ने जो हजारीबाग से जुड़ा हुआ है उसने मार्केट से जो है 90 करोड़ रुपए एक दिन में जो है कलेक्ट किया। वो हजारीबाग का ही कोई स्टार्टअप है, हालांकि हमारी उनसे परिचय नहीं है, लेकिन हमने भी अखबारों में पढ़ा था। तो ये जो स्टार्टअप्स हैं इसका प्रमोशन, इसका एक रजिस्ट्रेशन आप कराइए, उसके बाद भारत सरकार जो है आपका तरह तरह की मदद आपको करती है और वो हजारीबाग के लिए भी लागू है। यहाँ आईटी से रिलेटेड स्टार्टअप हब बनाने को लेके क्या उपदेश दे सकते हैं? देखिए मैंने आपको पहले भी कहा अभी कि किसी भी प्रकार के डेवलपमेंट के लिए सबसे पहला कंडीशन है लॉ एंड ऑर्डर का। स्टेट लॉ एंड ऑर्डर जो है जब तक ठीक नहीं होगा कोई भी व्यक्ति आपके राज्य में पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं होगा। आज झारखंड के लोग, झारखंड के व्यवसायी बाहर जा रहे हैं, दूसरे राज्यों में, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, इन सब राज्यों में जाकर के आपका ये करते हैं। ठीक है। पीएससी सीएससी सिर्फ नाम है, दवा डॉक्टर दोनों गायब रहते हैं सर। देखिए ये समस्या जो अस्पताल से संबंधित है, जो मेडिकल सुविधा से संबंधित है, तो स्टेट गवर्नमेंट ही जो चीज पर स्टेट गवर्नमेंट करती जरूर है। सर आपका क्या क्या रोल होता है इसमें? नहीं, रोल देखिए हर जनप्रतिनिधि का रोल होता है कि हर चीज ठीक से चल सके, लेकिन जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं सांसद को उनमें ज्यादा बड़ा रोल उनको वहां निभाना रहता है। लेकिन हम लोग कोई जवाबदेही से भागते नहीं है। कोई भी विषय राज्य का हो, केंद्र का हो, हम लोग के सामने जो आता है हम लोग अपने अपने लेवल से प्रयास करते हैं कि वो चीजें पूरी हो। पेयजल पाइपलाइन से हवा निकलती है सर, पानी नहीं, ये तो बहुत दिक्कत है। मैंने आपको कहा अभी थोड़े दिन पहले, मैंने आपको कहा कि झारखंड में जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है हर घर नल से जल का, ये बहुत ही खराब हुआ है। जांच का विषय भी है। केंद्र ने अभी एक स्पेशल ऑडिट टीम भी यहाँ भेजा था जांच करने के लिए, उसका भी रिपोर्ट अभी गया नहीं है। केंद्र ने झारखंड सरकार का पैसा भी रोका है कि हम आपको तब तक पैसा नहीं देंगे जब तक आप अपनी चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे पेयजल से संबंधित। लेकिन अभी भी जो है पूरी तरह से ये मामला रिजॉल्व नहीं हुआ और आज के दिन में आप समझिए तो 50% से ज़्यादा जगहों पर केवल पाइप घरों तक पहुंचा है, पानी नहीं पहुंचा, पानी नहीं आई। हाँ सर, कुछ रैपिड फायर लाइट फंड कुछ हो जाए सर। तो सर आप राजनीति में अगर यदि नहीं होते तो आप क्या होते सर? क्या हम बिजनेस में थे
हाँ, अगर राजनीति में आने का अवसर नहीं मिलता तो बिजनेस में ही रह जाते, व्यापार में रहते। बिजनेस को और आगे चल के काफी ग्रो करते हैं या अब वो तो मेरे भाग्य में जो होता, जो जी लिखा सर, हुआ जी होता सर। वही होता। लेकिन हम एक बिजनेस में थे, और हमने तो आपको पहले ही बताया कि हम 18 साल की उम्र से व्यापार में आ गए थे हाँ, एक्टिव थे उसमें। और बिजनेस में आ गए थे। तो 18 से लेकर के काफी लंबे समय तक बिजनेस करने के बाद मैं राजनीति में आया था। हाँ, अगर राजनीति में अवसर नहीं मिलता तो आज भी व्यापार में रहता। बिल्कुल। पार्लियामेंट का सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट सर जो बताना चाहेंगे आप? देखिए, पार्लियामेंट में बहुत सारे इंटरेस्टिंग मोमेंट्स थे, बहुत सारे। लेकिन जो डिबेट हम लोगों को देखने को मिला, आपको इमरजेंसी को लेकर के जो डिबेट पार्लियामेंट में करवाया गया, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। और बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि हम लोग नहीं जानते थे, वो भी हम लोग को जो है सीखने को मिला, धीरे-धीरे सीखते गए। समझने को मिला। तो पार्लियामेंट में 2-3 लोगों को, 4 लोगों को सुनना बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है। हाँ, एक तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, जी। दूसरा गृह मंत्री जी को, इधर से सत्ता पक्ष की तरफ से और भी कई एक नाम है, विपक्ष की तरफ से अगर विपक्ष आप पार्टी लोग देखें भी सुनने में तो इंटरेस्टेड शशि रहते हैं। थरूर जी को सुनने में अच्छा लगता है, जी, मनीष तिवारी जी को सुनने में अच्छा लगता है। और अगर हंसने का मन हो, मन हल्का करने का मन हो, जी, तो राहुल गांधी जी तो हमेशा ही रहते हैं जी, वहां पे बिल्कुल। बोलने के लिए। जब भी जी, वो सर। खड़े होंगे तो आपको हंसी आ ही जाएगा। कुछ ऐसा करेंगे ही, कुछ ऐसा बोलेंगे जिसपे आपको हंसी आ ही जाएगी। तो वो भी अच्छे मोमेंट्स होते हैं। काफी सही मोमेंट होते होंगे सर। कभी ऐसा हुआ हो जहाँ आपका कोई माइक बंद कर दिया हो, वैसा कोई सिचुएशन होता है क्या कि अब नहीं, बस करिए आप? नहीं, देखिए, टाइम का लिमिटेशन होता है वहाँ हाँ। पे। टाइम का तो बहुत ध्यान, हालांकि पार्लियामेंट का वर्किंग आवर प्रिस्क्राइब्ड है जरूर, हाँ, लेकिन वर्किंग आवर पे कभी पार्लियामेंट चलती नहीं है। उससे कितना ज्यादा चलता है, 2-2 बजे रात तक हम लोगों ने पार्लियामेंट अटेंड किया है। उसके बावजूद भी अगर बोलने का अवसर मिले तो हम लोग 20 मिनट बोल जाए 2 मिनट जी। के बदले, जी, तो माइक तो बंद करना ही रहेगा। जो भी हाँ। स्पीकर होगा उसको करना रहेगा। हाँ, मेरे साथ भी होता है, जब भी बोलने लगते हैं तो ये रहता है। लेकिन आदमी को अपने चीज़ों को प्लान करना रहता है कि अगर हमको 2 मिनट में 20 बात बोलनी है तो हम कैसे बोलेंगे, वो 20 बात बोल लें, फिर जितना एडवांटेज ले सकते हैं जब तक बोलने का अवसर मिला तब तक बोले। लेकिन पहले 2 मिनट में पहले जो 2 मेरा मिनट बहुत प्रेस्क्राइब्ड समय है उसमें मेरी सारे सब्जेक्ट्स आ जाने चाहिए। ये इम्पोर्टेंट मेरे बातें लिए- क्लियर हो जानी चाहिए। ये मेरे लिए जी इम्पोर्टेंट। सर। क्या ऐसा पल आया जब आपको गुस्सा आया हो और आपने मुस्कुरा के जवाब दे दिया हो? देखिए, ऐसे बहुत सारे पल आते हैं। जी, कोई ऐसा सिचुएशन, कोई ऐसा मोमेंट वाला अब दीजिए। इंस्टेंटली तो याद नहीं है, लेकिन हाँ। बहुत सारे ऐसे जगह रहते हैं हाँ, जहाँ की कोई आदमी ऐसी बात कर जाता है तो दिल में जो बहुत कि गुस्सा होता है। दिल में नहीं गुस्सा होता, लगता है कि जो चीज, जैसे आप कोई चीज जानते हो, हाँ, जैसे आप आओ चांद मांगने के लिए जी, कि हमको चांद ला के दे दीजिए, तो हमको ये लगेगा कि नहीं, आपको भी पता है कि चांद हम नहीं दे सकते, लेकिन सकते। उसके बाद भी आप मांग रहे हो, गुस्सा लगता है। बिल्कुल। लेकिन आपको हंस के टालना पड़ता है, क्योंकि आप जी, ऐसा जी। लगता है कि अगर गुस्सा आप पे करें तो आपकी नाराजगी होगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो आदमी को ये करना पड़ता है। जी, जनता को कोई मज़ेदार सवाल जो अभी तक आप भूले नहीं हो, कोई ऐसा इंटरेस्टिंग सवाल जो काफ़ी कॉमन हो? देखिए, एक सवाल एक वृद्ध व्यक्ति का जी, हमको हमेशा याद रहता है। वो ये सज्जन आए अच्छा। हमारे ऑफिस में बैठे, सर। उन्होंने बहुत भीड़ भाड़ था, हम सबको जल्दी जल्दी थोड़ा ये कर रहे थे, हाँ। बात करके निपटा रहे थे उनके काम को। ठीक है सर। उन्होंने कहा कि जी 2 मिनट आपसे बस बात करना है। उनका ये प्रश्न था कि भाई आप जरा मोदी जी से हमको पूछ के बताइएगा कि उनको इतना अच्छा अच्छा आइडिया आता कहाँ से है। सही बात है। उन्होंने मुझको ये जवाबदेही दी कि आप मोदी जी से पूछ करके हमको बताइएगा कि इतना अच्छा अच्छा आइडिया उनको आता कहाँ से है। तो सर मोदी जी को आपने तो पूछा? ये एक ऐसा वाकया था जो कि हमको हमेशा याद रहता है। और अभी देखिए, आपने पूछा तो भी तुरंत ये वाकया हमारे। तो क्या सर आपने कभी मोदी जी को ये सवाल पूछा? नहीं, ऐसा देखिए, मोदी जी बहुत व्यस्त आदमी है, जी सर। लेकिन कभी अगर अवसर मिलेगा तो पूछेंगे जरूर। जी, जी। वर्तमान में तो पूछने का अवसर नहीं था। सर 1 लाइन एडवाइस आज के युवा लोगों के लिए? देखिए, एक चीज हर फील्ड में एक शब्द है जो कि हमेशा काम आएगा, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप पॉलिटिशियन हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे नौकरी करते हो।
हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आप स्टूडेंट हैं, मेहनत करिएगा तभी जगह पर आइएगा। जी सर। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, मेहनत करिएगा तभी जनता का सेवा कर पाइएगा। अगर आप नौकरी करते हैं, मेहनत करिएगा तभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करिएगा। व्यापार में हैं तो तभी आप अपना इनकम कर पाइएगा जब आप जी सर। मेहनत कर पाइएगा। तो यहाँ हर युवा को के मन में ये विश्वास रहना चाहिए कि देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क। मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो सबसे पहला तो वे लोग मेहनत करें, डू हार्ड वर्क। दूसरा, जिंदगी एक है जी और सर। बहुत प्रेशियस है। दूसरा जीवन मिलेगा नहीं मिलेगा, मानव ये में मिलेगा जी सर। या किस चीज में मिलेगा कि कीड़ा बनिएगा, मकोड़ा बनिएगा, क्या बनिएगा ये पता नहीं है। तो मानव जीवन जिसको श्रेष्ठ माना जाता है, वो अगर आपको मिला है तो उसको किसी गलत काम में जी करके आप उसको खराब मत कीजिए। काम ऐसा करिए जिससे आपका, आपके परिवार का, आपके दोस्तों का सर आपके प्रति ऊंचा रहे। जी सर। ठग के खाने का, लूट के खाने का तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन जो लोग मेहनत करके ईमानदारी से चीजों को प्राप्त करते हैं, उसका मजा कुछ और और उसका रुतबा दोनों अलग होता है। बिल्कुल सर। एक ग्राउंड लेवल सवाल है जो केडाड़ी, बड़कागांव और चतरा के हजारों लोगों से जुड़ा है। सर, SH7 हजारीबाग से बिजूपाड़ा तक केडाड़ी और बड़कागांव होते हुए गुजरती है, जिसमें NTPC के 250 करोड़ फंड शामिल हुए थे और नए टेंडर भी निकले थे, लेकिन अभी भी 4 लेन पूरा नहीं है। क्या कोई साफ टाइमलाइन है कब तक इसे पूरा 4 लेन में बदलने की योजना है? नहीं, देखिए ये आपको कहीं से मिसकंसेप्शन है। मतलब ये आपको मिसकंसेप्शन है। जी सर। ये कारगिल पेट्रोल पंप, हाँ, MH33 का जो मुहाना है, हाँ, वहां से लेकर के बिजूपाड़ा सर। ये रांची वाला, जो रांची डाल्टनगंज रोड पे जो 4 लेन है, उसके बीच में ये सड़क बनी। टंडवा केडाड़ी ये सब इसमें बड़कागांव, हाँ। टंडवा, केरेडारी, टंडवा, आगे जाके खलारी वगैरह सब इसमें मिलता है। हाँ। तो ये सड़क जो है इसके लिए 500 करोड़, 250 नहीं, 500 करोड़ 440 करोड़ का फंड हुआ था, जिसमें 250 करोड़ पूरा पैसा NTPC ने दे दिया है। अच्छा। इस पूरे सड़क का निर्माण जिस तरीके से होना था हो गया। अच्छा। कभी भी इसमें 4 लेन का कोई प्रपोजल नहीं था। जी सर। 4 लेन बनाने का कोई प्रपोजल नहीं है जी। इसलिए अभी ये 4 लेन नहीं बनेगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि 4 लेन करने का एक प्रक्रिया होता है, एक ट्रैफिक सर्वे होता है जी। उसमें ट्रैफिक का जब उतना अटेन कर लेता है कि इस रोड पर ट्रैफिक का इतना भार है कि इसको 4 लेन कर दिया जाए, तभी वो 4 लेन होता है। जी। अगर उसका भार उससे नीचे है तो 4 लेन नहीं किया जाता। तो इसके कई कारण है। तो लैंड एक्विजिशन कारण है, पेड़ काटना पड़ेगा। तो अगर अननेसेसरी का डेवलपमेंट, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ 4 लेन आपको बनाने का कोई काम भी नहीं है, वहाँ जंगल काटने का कोई मतलब भी नहीं है। आज अगर ये सड़क पर अगर बनेगा तो अभी आप जो बड़कागांव जाते हैं तो फतह के पहले और फतह के बाद में जो सुंदर सा सड़क, जो बहुत सारे लोग रील पोस्ट करते हैं कि मन खुश हो गया यहाँ आकर के, वो आप दोबारा नहीं देखेंगे, वो काटना पड़ेगा। काफी अट्रैक्टिव। तो ये जो बैलेंस है, इसकी जिम्मेवारी भी हम लोग पर है, सरकार पर है कि एक बैलेंस स्ट्राइक हो। तो इस सड़क पर अभी इतना ट्रैफिक नहीं है कि 4 लेन इसको किया जाना चाहिए। ना कभी प्रस्ताव था, ना आज के दिन में है। भविष्य में क्या होगा ये अलग विषय है। भविष्य में अगर जरूरत पड़ेगा कि इसको करना है तो इसको करेंगे। वैसे NTPC के बारे में आपने कहा, तो NTPC का अपना कोल माइनिंग और कोल ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के कन्वेयर बेल्टिंग सिस्टम वो तो लग रहा है। तो वो अपना जो है अभी तक सड़क से करती थी, अब कन्वेयर चालू हो रहा है, तो धीरे धीरे करके वो कन्वेयर पे शिफ्ट कर रही है। तो उनका लोड जो है, उनका जो ट्रैफिक का लोड है वो सड़क पर नहीं आएगा। तो जो आज आप लोड देखते हैं उससे कम लोड कल को उस सड़क पर होने वाला है। और अभी वर्तमान में या पास्ट में कोई भी 4 लेन का ये जो है इस सड़क का 4 लेन का प्रस्ताव नहीं था। तो सर इसमें तो फिर कन्वेयर बेल्ट से अभी सिस्टम लागू हो चुका है, लागू हो जाएगा कुछ टाइम बाद, कहीं से स्टार्ट भी है। तो इसमें तो ट्रांसपोर्टेशन ऑनर लोग को काफ़ी नुकसान आगे सहना पड़ सकता है सर। देखिए अगेन ये बैलेंस का विषय है कि जहाँ पर ट्रांसपोर्ट वाले लोगों को नुकसान होगा, वहीं पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखिएगा तो इसमें फायदा होगा। तो ये एक बैलेंस है। मैं इस बात का हमेशा वकालत करता हूँ
कि एक ऐसा बैलेंस स्ट्राइक करना चाहिए जहाँ रोजगार भी मिले और हमारे जंगल भी बचे। बिल्कुल सर। लेकिन ऐसा कोई भी कदम कि आप केवल अब जंगल बचाइए और आदमी को मार दीजिए, वो भी ठीक नहीं है। उचित नहीं है। और केवल आदमी को केवल आप जंगल को मार दीजिए, आदमी को बचाइए, ये भी उचित नहीं है। तो एक नेसेसरी बैलेंस जो है सरकार को क्रिएट करना चाहिए ताकि पेड़ पौधे भी बचें और मानव जीवन भी में रोजगार का बहुत ज्यादा जरूरत है, उस रोजगार का भी सृजन होता रहे। बिल्कुल सर। तो सर अब सर आप जब पीछे मुड़कर देखते हैं आज, क्या आप कहते हैं कि हाँ मैं वही लड़का हूँ लेकिन अब बेहतर हूँ? देखिए, अगर ज्ञान के मामले में देखा जाए तो प्रतिदिन ज्ञान बढ़ता है। बिल्कुल सर। और पार्लियामेंट की राजनीति में एक चीज मैंने देखा कि ये नॉलेज बढ़ाने का एक बहुत बढ़िया सोर्स जो है पार्लियामेंट में है। आप अच्छे अच्छे लोगों के डिबेट सुनते हैं। हाँ। अच्छे आपके पास दिल्ली में समय होता है, आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, चीज़ों से अवगत होते हैं, पार्लियामेंट्री कल्चर से अवगत होते हैं। उसका एक बहुत रिच इतिहास है जो कि वहाँ के लाइब्रेरी में उपलब्ध है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग को देखने को मिलता है। तो एक मनीष जायसवाल जब पॉलिटिशियन शुरू हुआ था, हाँ, स्टार्ट हुए थे वहाँ से वर्सेस आज 2008 और 2025 के बीच की यात्रा में मैं अपने नॉलेज पे बहुत वृद्धि पाता हूँ। जी सर। और यही आशा करता हूँ कि जैसे जैसे दिन बीतेंगे वैसे वैसे ये जो नॉलेज का बेस होगा ये भी बड़ा होगा। और सेवा भाव, देखिए राजनीति करने के कई एक विषय होते हैं। लोग राजनीति दबंगियत से करते हैं। हाँ सर। रोज लोग राजनीति अपने लाभ के लिए करते हैं और राजनीति सेवा भाव के लिए भी किया जाता है। जी सर। मैंने जो तीसरा भाव है सेवा भाव, उससे राजनीति करने का ठाना है। ना तो मैं कहीं जाके दबंगियत करता हूँ, ना मैं लाभ के लिए राजनीति करता हूँ। बिजनेस परिवार से हूँ, पहले से संपन्न हूँ। तो सेवा भाव से करने की जरूरत रहती है। इसलिए एक वार्षिक कैलेंडर को हमने जन्म दिया है, सेवा के वार्षिक कैलेंडर को। तो हम लोग जनवरी और फरवरी के महीने में सामूहिक विवाह जो है जरूरतमंद गरीब बेटियों का और टॉपिक है जो है हम लोग सामूहिक विवाह करवाते हैं। मार्च और अप्रैल के महीने में हजारीबाग की जो कल्चर हेरिटेज जो बोलिए सबसे बड़ा जो त्योहार है रामनवमी, जिसका इतिहास 105 साल पुराना है। जी सर। इस इतिहास के जो सबसे मुख्य जो चीजें बातें हैं कि इसका अस्त्र और शस्त्र का खेल करना, उसके लिए हम लोग यहाँ पर जो अखाड़ाधारियों को अस्त्र और शस्त्र उपलब्ध कराते हैं। जी सर। अभी जून के महीने में हमने जो है सांसद तीर्थ दर्शन यात्रा का भी शुरू किया है। जी सर। जिसमें जो है काशी, अयोध्या, संगम और आपको विंध्याचल माता का दर्शन लोगों को करवा रहे हैं। अभी कल चौथा ट्रिप जो है यहाँ से कल पद्मा पंचायत से गया है। ये बरी विधानसभा के पद्मा प्रखंड के पद्मा पंचायत से कल गया है चौथी बार। और आगे जो है पांचवी बार जो है वो रामगढ़ में भुचुकडी पंचायत जो है चित्रपुर प्रखंड के भुचुकडी पंचायत से आपको 19 तारीख को रवाना होना है। तो ये भी चलता रहेगा। आज 15 तारीख है। आज से हम लोग नमो फुटबॉल सीजन 2025 के सीजन का जो है शुरुआत कर रहे हैं। अभी 2 बजे गोला में आपसे बात करने के बाद मैं वहीं के लिए निकलूंगा। गोला से हम लोग इसका शुरुआत कर रहे हैं। इस बार 22 प्रखंडों में ये टूर्नामेंट हम लोग करेंगे और उम्मीद है कि 22,500 खिलाड़ी, 1500 टीमें इसमें जो है भाग लेंगी। आगे आने वाले समय में जो परमानेंट तौर पर हम लोग जो साल भर किए जाने वाले हमारे कार्यक्रम हैं, उनमें से हम लोग बहुत सारे धार्मिक जगहों पर उनके रिक्वायरमेंट की चीज जो है वो हम लोग देते हैं। और साथ ही साथ जो हमारी बहनें हैं, जो गरीब बहनें हैं, जो अपने से खरीद करके जिनके पेरेंट्स लहंगा नहीं दे सकते, आजकल अरमान सबका होता है कि हम लहंगा पहने। और अपनी शादी की तस्वीर एक ऐसी तस्वीर होती है जो आदमी के पास शादी करने के दिन से लेकर के उसके मरने तक उसके पास जरूर रहता है। काफी 90% लोगों के पास शादी का अपना जो है फोटोग्राफ रहता है। बिल्कुल सर। तो ये
मोमेंट खुशहाल रहे, ये पल हमेशा आदमी को विस्मरणीय रहे, उसके लिए हम लोग अपनी गरीब बहनों को लहंगा उपलब्ध कराते हैं, उनके घर तक पहुंचाते हैं। तो ये सेवा का कैलेंडर है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं और इसी सेवा के भाव से राजनीति को हम लोग जीवित रखने का कोशिश करते हैं। बाकी अगर आप देखेंगे तो जो हमारे जो जनरल काम है, सड़क बनवाना, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसको लागू करवाना, पार्लियामेंट्री ड्यूटीज़ का जितना भी है, विषय वस्तु को पार्लियामेंट में उठाना और जितनी भी चीज़ें हैं पार्लियामेंट से जुड़ी, उन सब चीज़ों पर तो हम लोग का रोज का फोकस होता है। लेकिन हम अपने सेवा भाव को करते हैं और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे राजनीति से ज़्यादा अपने द्वारा किया गया मेरा सेवा का जो काम है उससे मेरे दिल को बड़ा सुकून मिलता है, बड़ी तसल्ली मिलती है। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, तो आज का एपिसोड यही समाप्त होता है। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहें। आज हमने वो सवाल किए जो हमेशा व्हाट्सएप ग्रुप में चलते रहते हैं, लेकिन कोई नेता हमेशा जवाब नहीं देता है। ये एपिसोड अगर यदि आपको बहुत सही लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए जय झारखंड, जय भारत।